हेलो एवरीवन। एक बार मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ रोशन शाह स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे क्लास 11 का जो लॉन्ग क्वेश्चंस है, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा ही एक्चुअली डिमांड आ रही थी कि मैं लॉन्ग क्वेश्चन पे एक अलग से वीडियो बनाऊँ सारे चैप्टर्स की इंक्लूड करके। तो आप लोगों की बात सुन के ही मैंने ये वीडियो आप सभी के लिए क्रिएट की है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो भी लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इनमें से ज़रूर हर एक चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। तो अगर आप लोग एग्ज़ाम से 1 दिन पहले पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने कुछ भी तैयार नहीं किया है अभी तक और आप लोग बहुत ज़्यादा वरीड हैं अपने कल के पेपर के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप कल के पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इस बात की मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो को अगर आपने मेरे साथ लास्ट तक आप बने रहते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे कर पाएंगे जो आप कल के एग्ज़ाम में आने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्म थोड़ा सा एक्चुअली चेंज करके दे रहे हैं, आंसर सेम है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के डायरेक्टली जो क्वेश्चन फॉर्म है, जो क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं उसी फॉर्म में मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन जो है वो पुटअप किए हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने आंसर्स को देखेंगे। तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आप लोगों को एमसीक्यू की वीडियो भी प्रोवाइड कराई है, अगर नहीं देखी है तो जाके फटाफट से देखो, वो कल एग्ज़ाम है तुम लोगों का। और अभी हम बात करेंगे लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए कल के पेपर के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम सभी बात करें तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, शारीरिक शिक्षा की परिभाषा बताते हुए इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो आपको शारीरिक शिक्षा की परिभाषा बतानी है। देखिए, शारीरिक शिक्षा जो है वो शिक्षा का ही एक अंग है जो शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से हमें दी जाती है। तो आप लोग याद रखिए कि शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से दी जाने वाली जो शिक्षा होती है वो शारीरिक शिक्षा कहलाती है। एक जो विद्वान है H.C. वक्त ने भी अपनी डेफिनेशन दी है इसके ऊपर। वो कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम का ही एक भाग है, यानी कि शिक्षा का जो सामान्य कार्यक्रम होता है जो उसी का एक भाग है, जिसका संबंध किससे है, जिसका संबंध शारीरिक क्रियाओं से है और इस क्रिया के माध्यम से बच्चों की वृद्धि और विकास होता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो है जो H.C. वक्त द्वारा दी गई है। अब उद्देश्यों की एक बार बात कर लेते हैं। तो शारीरिक शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है शारीरिक विकास, यानी कि शरीर का संपूर्ण विकास। दूसरा आप लोग बोल सकते हैं मानसिक विकास। आप जानते हैं कि जब भी कोई आप स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका शारीरिक विकास तो होता ही है, साथ ही साथ आपका मानसिक विकास भी होता है। इसी के साथ सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, बौद्धिक विकास और सामाजिक विकास। ये सामाजिक विकास रिपीट हो गया। तो ये 5 पॉइंट जो हैं, ये 5 उद्देश्य हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग याद रखिए कि सबसे पहला है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, उसके बाद सामाजिक विकास करना है, फिर भावनात्मक विकास करना है, यानी कि बच्चों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फेस करके वो परेशान ना हो सके और प्रॉब्लम्स को इजीली फेस करें, ठीक है। उनका बौद्धिक विकास करना है, यानी कि मस्तिष्क का विकास करना है। तो ये सभी इसके उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, खेलो इंडिया कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, तो कल के पेपर में आने के इसके फुल टू फुल चांसेस हैं। तो पहला आप बता सकते हैं कि जो खेलो इंडिया कार्यक्रम है वो एक प्रतिस्पर्धा है जिसमें 16 से भी अधिक जो गेम्स है वो होते हैं, ठीक है। यानी कि 16 आपको गेम दे दिया, आप किसी भी गेम का चयन करके आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी शुरुआत जो है वो 2018 में की गई थी। इसकी शुरुआत 2018 में नई दिल्ली से हुई। अगर हम इसके बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है ज़मीनी स्तर पर खेलों को मजबूत बनाना, ठीक है। ज़मीनी स्तर पर यानी कि जो अगर हम बात करें हर एक गांव में, हर एक कस्बों में इस जो भी गेम है, जो भी शारीरिक क्रियाएं हैं उनको पहुंचाना, ताकि वो लोग भी बढ़ चढ़कर इन कार्यक्रमों में भाग ले सकें और वो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। इसके अलावा इसके अंतर्गत एक सालाना राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है जिसमें 1000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, ठीक है। 1000 बच्चों का चयन किया जाता है। फिर उन 1000 बच्चों में क्या होता है, उन 1000 में प्रत्येक बच्चों को 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है। स्कॉलरशिप देने के बाद क्या होता है कि उन बच्चों को आगे प्रमोट किया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उन्हें प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाता है। तो ये हो गया है आपका खेलो इंडिया कार्यक्रम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखते ही हैं फिट इंडिया मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है वो 2018 में चलाया गया था। सॉरी, 2018 में नहीं है ये,
इसकी शुरुआत जो है वो 14 अगस्त 2019 को भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी द्वारा नई दिल्ली के इंदिरा गांधी जो स्टेडियम है उसमें की गई थी। और ये किस अवसर पे की गई थी, तो ये जो हॉकी के जो दिग्गज मेजर ध्यानचंद थे उनकी 114वीं जो जयंती थी उसके अवसर पे ये किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है फिटनेस को आसान बनाना, मज़ेदार और अनिवार्य घटक के रूप में बढ़ावा देना है। यानी कि इस कार्यक्रम के अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका प्रथम उद्देश्य है कि फ़िटनेस को आसान, मज़ेदार बनाना, ठीक है? यानी कि आप ऐसे इसमें गेम शामिल कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें शामिल कर रहे हैं जिसमें लोग हैं वो बहुत आकर्षित हो रहे हैं और फ़िटनेस को वो इतना आसानी से वो कर रहे हैं कि उसके अलावा उनको कोई मतलब फ़िटनेस के लिए उनको जो क्रियाएँ कर रहे हैं वो मुश्किल नहीं है। तो आप बता सकते हैं फ़िटनेस को आसान बनाना, मज़ेदार बनाना और जो अनिवार्य घटक हैं उनको बढ़ावा देना है। इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि स्वदेशी जो खेल हैं उनको प्रोत्साहित करना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसमें आपको बताना है कि जो प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में बताना है। आप जानते हैं कि प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक खेल दोनों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको यहाँ पे प्राचीन ओलंपिक खेलों से संबंधित क्वेश्चन लिया है, जिसमें आपको प्राचीन ओलंपिक खेलों पे टिप्पणी आ सकती है, आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्योंकि इसके बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें डिस्कस करने के लिए हैं। सबसे पहले आप लोग बता सकते हैं कि जो प्राचीन ओलंपिक खेल हैं वो 1776 बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व में शुरू किए गए थे। ये हरक्यूलियस द्वारा शुरू किए गए थे और हरक्यूलियस ने अपने पिता जेउस के सम्मान में इन खेलों का प्रारंभ किया था। ठीक है, इन खेलों में केवल यूनानी लोग ही भाग ले सकते थे। ये बात आप जानते हैं कि जो पहले जो प्राचीन ओलंपिक गेम्स थे जब उनकी शुरुआत हुई थी तो उसमें केवल यूनानी लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। और इन गेम्स का इस खेल का जो आयोजन है वो सर्वप्रथम ओलंपिया नामक घाटी में हुआ था। इन गेमों में महिलाओं और जो कृषक वर्ग या जो दास थे या निम्न वर्ग के लोगों को खेलने की अनुमति या देखने की अनुमति नहीं थी। इसमें केवल वही लोग पार्टिसिपेट करते थे जो शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ होते थे। ठीक है, और अगर हम बात करें तो 394 में एडी मतलब एनो डोमिनी ईस्वी में रोमन के एक राजा थियोडोसिस उन्होंने इसको थियोडोसिस प्रथम ने ओलंपिक जो प्राचीन ओलंपिक गेम चले आ रहे थे उसको उन्होंने सडनली प्रतिबंधित कर दिया। उसके बाद फिर आप ये हो गया आपका प्राचीन ओलंपिक। अगला जो क्वेश्चन बनता है आपका वो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्य कार्य। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो संघ है वो दोनों ही अलग अलग हैं। लेकिन इन दोनों पे मैंने क्वेश्चन इसीलिए आपके लिए रेडी किया है क्योंकि दोनों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है जो आप देख भी सकते हैं। तो ये दोनों टॉपिक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आप लोग कार्य की बात करें तो आप पहला कार्य बता सकते हैं ओलंपिक खेलों का आयोजन करना। आप जानते हैं ओलंपिक लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो ओलंपिक गेम्स आयोजित किए जाते हैं उसका आयोजन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ही करती है। दूसरा, मौलिक नियमों का निर्धारण करना। मौलिक नियम यानी कि ओलंपिक में कितनी एज के लोग शामिल हो सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो भी उसके मौलिक नियम होते हैं, ठीक है, उनका निर्धारण भी ओलंपिक समिति करती है। तीसरा, आप लोग बोल सकते हैं खेलों में नैतिकता के साथ साथ शिक्षा को बढ़ावा देना। नैतिकता तो है लेकिन उसके साथ साथ जो शिक्षा है उसको बढ़ावा देना भी इनका एक उद्देश्य है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के भेदभाव या पक्षपात के विरुद्ध कार्यवाही करना। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्य कार्य है कि किसी भी प्रकार का अगर कोई भेदभाव हो रहा है, कोई पक्षपात हो रहा है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करना। पांचवा है कि खेल के साथ संस्कृति और शिक्षा को भी प्रोत्साहित करना। यानी कि गेम्स तो हो ही रहे हैं, साथ ही साथ किसी देश की या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, संस्कृति और उसको भी प्रोत्साहित करना। डोपिंग के विरुद्ध संघर्ष करना। डोपिंग आप सभी जानते हैं ऐसे पदार्थ, ऐसी गतिविधियां होती हैं जो सरकार द्वारा प्रतिबंधित होती हैं। तो जो लोग भी उनका प्रयोग करते हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करना, ये भी उसका एक कार्य है। इसके अलावा खेल की भावना का विकास करना, ये तो उसका मुख्य कार्य है क्योंकि ये इतने बड़े लेवल पे जो समिति है वो खेल से संबंधित है। तो इसका मुख्य कार्य ही बनता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खेल के प्रति लोगों को जागरूक करें, उसका विकास करें। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ के कार्यों का उल्लेख करें। ये भी अलग समिति से अलग क्वेश्चन है, ठीक है।
तो सबसे पहला आप लोग बोल सकते हैं कि विश्व में खेल के विकास को सुनिश्चित करना। विश्व में खेल का जो विकास है उसको सुनिश्चित करना, ये किसका कार्य है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का। दूसरा आप लोग बोल सकते हैं ओलंपिक कार्यक्रम में तकनीकी मदद पहुंचाता है। जो ओलंपिक कार्यक्रम होते हैं उसमें जो भी तकनीकी मदद चाहिए होती है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के द्वारा ही दी जाती है। ओलंपिक संविधान का पालन करता है, यानी कि ओलंपिक का जो संविधान है कि कितने देश वो होंगे, कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे, किस पार्टिसिपेंट को कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या जो भी उनके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उन सभी का पालन करना भी इसका एक मुख्य कार्य है। इसके अलावा खेलों पर नियंत्रण स्थापित करना। नियंत्रण का मतलब होता है कि ऐसे नहीं है कि आप बिना रूल्स और बिना रेगुलेशंस के आप लोग गेम्स वो कर रहे हैं। तो खेल में जो नियम और जो कानून बनाए गए हैं उनका पालन करते हुए खेलों पर नियंत्रण रखना भी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का कार्य है। इसके अलावा किसी प्रकार का पक्षपात ना करना और डोपिंग के विरुद्ध कार्यवाही करना, तो ये सभी उसके कार्य के अंतर्गत आ सकती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका योग। योग के कितने अंग हैं और हम योग के कितने अंग हैं इसे विस्तृत रूप से समझाइए। योग आप सभी जानते हैं, योग की अगर हम बात करें तो इसके संदर्भ में जो महर्षि पतंजलि हैं वो इसके उत्पत्तिकर्ता माने जाते हैं। ठीक है, तो योग जो है, योग के अगर अंगों की बात करें तो योग के 8 अंग है, जिसमें आपका प्रथम है यम। यम के अंतर्गत हम जानते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और तो और जो आपका लास्ट है वो शामिल है। ठीक है, उसके बाद नियम। नियम में संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान और शौच आते हैं। फिर आता है आपका आसन। आसन का मतलब होता है ऐसी अवस्था जो जिसमें आप सुखपूर्वक बैठते हैं, जिसमें आप कितने समय तक भी बैठ सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार आपको बोलते हैं कि क्रॉस लेग करके बैठिए। ठीक है, जिसे हम आम शब्दों में आलती पालती मारकर बोलते हैं। उस अवस्था में या कोई भी ऐसी अवस्था हो गई जिसमें आप लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, बहुत आसानी से बैठ सकते हैं, उसे हम आसन कहते हैं। फिर आता है आपका प्राणायाम। प्राणायाम जो होता है, प्राणायाम आपने देखा होगा, प्राणायाम एक आसन भी होता है योग का। ठीक है, तो ये क्या है? प्राणायाम का मतलब होता है श्वास को अंदर लेना फिर श्वास को बाहर छोड़ना। अंदर लेना फिर कुछ समय के लिए होल्ड करना, उसके बाद श्वास को बाहर छोड़ना, ये होता है प्राणायाम। प्राणायाम के जो प्राणायाम है वो 3 प्रकार का होता है, रेचक, कुंभक। ठीक है, और रेचक, कुंभक। फिर आता है आपका प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है जो आपकी इंद्रियां हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि आपकी 5 कर्मेंद्रियां हैं और 6 ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है, कुल मिला के 11 इंद्रियां हो जाती हैं। तो जो 11 इंद्रियां हैं उनको आप जानते हैं कि जो हमारी इंद्रियां होती हैं वो बहुत पावरफुल होती हैं। ठीक है, तो आप इंद्रियों को नियंत्रण में रखना ही प्रत्याहार कहलाता है। यानी कि जब आपने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रख लिया, आपकी इंद्रियां नियंत्रित हो गई, तो आप प्रत्याहार के लिए या आप प्रत्याहार में बिल्कुल समर्थ हैं। फिर आता है धारणा। धारणा का मतलब होता है अपना ध्यान एक स्थान पे, एक वस्तु पे केंद्रित करना। ध्यान का मतलब होता है कि ईश्वर में पूरी तरीके से एकदम ध्यान मग्न हो जाना, आपका ध्यान कहीं नहीं भंग होना चाहिए एक लंबे समय तक। ठीक है, समाधि का मतलब होता है अपनी जो भी जिस अवस्था में है उसको भूल जाना, जहाँ है उसको भूल जाना, एक ही चीज़ याद रखना, मतलब याद भी नहीं रखना, आप इस कदर इस समाधि में ईश्वर से जुड़ जाते हैं कि आपको ईश्वर और जो आत्मा और जो परमात्मा है उसके अलावा आपको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं रहता है। महर्षि जो वाल्मीकि थे, अगर आपको पता हो तो वो समाधि की जो अवस्था है वो भी उन्होंने प्राप्त कर ली थी। ठीक है, फिर आता है आपका यम के अंगों का वर्णन करें। आप जानते हैं यम के अंतर्गत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह शामिल है। सत्य का मतलब होता है सदैव सत्य बोलना। ठीक है, किसी प्रकार से भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सिखाता है। अहिंसा, हमें सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा भाव रखना चाहिए, हमें किसी भी जीव, किसी भी व्यक्ति को हिंसा नहीं पहुंचानी चाहिए। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, यानी कि हमें दूसरों के धन के प्रति बिल्कुल भी चोरी का भाव या लालच का भाव नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि आपको सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लास्ट आप बोल सकते हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है संसाधनों का संचयन ना करना। हम लोग होता है ना कि हम लोग आज हमारा काम हो गया लेकिन हम सोच रहे हैं कि भविष्य के लिए भी हम पैसों को संचित करके रख लें, भविष्य के लिए भी हम संसाधनों को संचित करके रख लें, तो ये चीज़ जो है वो हमें नहीं करनी चाहिए। ये हमें योग बताता है। ठीक है, आपको जितनी यूज़ है, आपको जितनी चीज़ों की यूज़ है आप उस लीजिए, बाकी का आप छोड़ दीजिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है षटकर्म से आप क्या समझते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज़ इसको स्किप मत करना वरना कल आपका 6 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन छूट जाएगा पेपर में।
षटकर्म, षटकर्म को यौगिक क्रियाएं भी बोलते हैं। देखिए षटकर्म पहले समझ लीजिए होता क्या है। षटकर्म जो है वो ऐसी क्रियाएं होती हैं या ऐसे कर्म होते हैं जिनके माध्यम से जो आपका शरीर है, जो मनुष्य का जो शरीर है वो शुद्धिकरण होता है, ठीक है, यानी कि जो शुद्ध होता है। तो षटकर्म एक ऐसे कर्म होते हैं जिनके द्वारा मनुष्य के शरीर का शुद्धिकरण होता है और इसके माध्यम से मानव के स्वास्थ्य में सुधार होता है। जब आपका शरीर जो है वो एकदम शुद्ध होगा, आपके शरीर का जब शुद्धिकरण हो जाएगा तो आपका जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार ही आएगा। हमें प्रॉब्लम्स कब आती है? हमें स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम तो तभी होती है जब हमें किसी ना किसी कोई बीमारी होती है, हमारा शरीर शुद्ध नहीं होता है। तो जब आपका शरीर शुद्ध होगा तो आप स्वास्थ्य से भी आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और ये आंतरिक रूप से भी हमें शुद्ध रखता है। अगर हम बात करें षट कर्म की तो आपको समझ में आ रहा है षट कर्म यानी कि 6 कर्म है, जिसमें पहला है नेति कर्म, दूसरा है धौति कर्म कर्म, तीसरा है वस्ती, चौथा है नौली और पांचवा है त्राटक और छठा आप बोल सकते हैं कपाल भाती। तो ये 6 जो कर्म हैं इनको षट कर्म कहा जाता है। इन कर्मों के माध्यम से आपका जो शरीर है वो शुद्ध हो जाता है, आपका शरीर आंतरिक रूप से स्वस्थ हो जाता है, जिसके कारण आपका जो स्वास्थ्य है वो लंबे समय तक बरकरार रहता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है योग के महत्व पर प्रकाश डालिए। आप जानते हैं योग के महत्व पर क्वेश्चन जो सिंपल नहीं आएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि योग किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करता है, या योग का आपके जीवन में क्या महत्व है, या फिर योग एक मनुष्य के शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में किस प्रकार से मदद करता है। तो इस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन जो है वो कल पूछने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आप लोग इम्पोर्टेंस में बता दीजिए कि रोगों से बचाव करता है। आपने देखा होगा जो लोग योग करते हैं वो हमेशा रोग मुक्त रहते हैं। तो पहले आपको ये बता ही देना कि रोग मुक्त रहता है। दूसरा, सामाजिक गुणों में वृद्धि होती है। देखिए जो लोग योग करते हैं ना, आप उनसे कभी मिलिए, ठीक है, आप उनके स्वभाव को देखिए, उनकी वाणी को देखिए, वो इतना अच्छा उनका स्वभाव होता है कि इससे क्या होता है, इससे उनके सामाजिक गुण विकसित होते हैं, यानी कि समाज में वो किससे दूसरों के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कैसे दूसरों के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो इसका क्या होता है, इसका भी उन्हें ज्ञान रहता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। फिर आप बता सकते हैं कि तनाव से मुक्ति, योग जो होता है वो हमें तनाव से मुक्त रहने में सहायता करता है, एकाग्रता में सहायता करता है, आध्यात्मिक गुणों का विकास करता है, नैतिक गुणों का विकास करता है और भावनात्मक जो स्थिरता होती है उसका विकास करता है। फिर आप बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 9 है, रूपांतरित या अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। देखिए अनुकूलित शारीरिक शिक्षा जो होती है वो उन बच्चों के लिए दी जाती है जो दिव्यांग होते हैं या जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं या फिर जो दुर्बलता का सामना करते हैं। तो इन सभी बच्चों के लिए एक ऐसी शिक्षा लागू की गई है जिसको हम रूपांतरित शिक्षा बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो इसका प्रथम उद्देश्य है शारीरिक शिक्षा की सेवाएं प्रदान करना, यानी कि जो अनुकूल शारीरिक शिक्षा है वो दिव्यांग बच्चों को शारीरिक शिक्षा की सेवाएं प्रदान करता है, आत्मसम्मान को विकसित करता है, इसके अलावा सामाजिकरण का विकास करता है और खेल भावना को बढ़ाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विभिन्न पेशेवरों की भूमिका का वर्णन करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम भी रिपीट हुआ है। फर्स्ट है परामर्शदाता, ठीक है, ये बच्चों से परामर्श करते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं ताकि बच्चे उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर कर सकें। व्यावसायिक चिकित्सक होते हैं, भौतिक चिकित्सक होते हैं, वाक चिकित्सक होते हैं और शारीरिक शिक्षा चिकित्सक होते हैं। तो ये सभी जो पेशेवर हैं वो बच्चों के साथ काम करते हैं, ठीक है, उनकी क्रियाओं में सहायता करते हैं। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है शारीरिक पुष्टि के अंगों की व्याख्या करें। शारीरिक पुष्टि के जो अंग हैं जिसमें आपका पहला है शक्ति। शक्ति आप जानते हैं कि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम शक्ति कहते हैं। दूसरा अंग है गति। गति का मतलब होता है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक दूरी तय करना ही गति कहलाता है। ठीक है, तो उसके बाद है सहन क्षमता। सहन क्षमता का मतलब होता है कि ऐसी शारीरिक क्रिया जिसे आप लंबे समय तक जारी रखते हैं वो आपकी सहन क्षमता कहलाती है। सहन क्षमता का मतलब क्या होता है कि आप कितने समय तक उस चीज़ को सहन कर सकते हैं। उसके बाद है लचक। लचक जो होता है वो किसी व्यक्ति के शरीर के जोड़ों की गतियों के विस्तार को कहते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति के जोड़ों की जो गतियाँ होती हैं उसके विस्तार को हम लचक कहते हैं। फिर आपका 5वां जो अंग है वो है तालमेल संबंधी योग्यताएं। तो आपको याद रखने शारीरिक पुष्टि के 5 अंग है, शक्ति, गति, सहन क्षमता, लचक और तालमेल।
अगला क्वेश्चन है आपका, सुयोग्यता के घटकों का वर्णन करें। सुयोग्यता के आप जानते हैं कि 6 से 7 घटक हैं, जिसमें पहला है शारीरिक सुयोग्यता, दूसरा है सामाजिक सुयोग्यता, फिर भावनात्मक सुयोग्यता, आध्यात्मिक सुयोग्यता, बौद्धिक सुयोग्यता और वित्तीय सुयोग्यता। तो ये सभी जो सुयोग्यता हैं वो सुयोग्यता के घटकों के या आयाम के अंतर्गत आएगा। तो जब भी अगर आयाम का क्वेश्चन आता है या घटक का, तो आप ये लिखेंगे, आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खेल कूद। खेल कूद के परीक्षण मापन, खेल कूद में परीक्षण मापन और जो मूल्यांकन है उसके महत्व को बताइए। पहला है खिलाड़ी के चयन में सहायता करते हैं। आप जानते हैं कि परीक्षण से, मापन से और मूल्यांकन का महत्व की अगर हम बात करें तो इससे क्या होता है, खिलाड़ी के चयन में ये सहायता करते हैं। दूसरा, लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करने में सहायता करते हैं, कि हमारा जो लक्ष्य और जो उद्देश्य है उसका निर्धारण करने में भी परीक्षण, मापन और मूल्यांकन जो है वो मदद करता है। इसके अलावा खिलाड़ियों का मूल्यांकन करने में, मूल्यांकन मतलब उनका इवैल्यूएशन, की उनका परफॉर्मेंस कैसा है और किस प्रकार से वो खेल रहे हैं, तो इसका निर्धारण करने में भी सहायता करते हैं। खिलाड़ियों के शारीरिक विकास में भी सहायता करते हैं। आप जानते हैं कि जब भी कोई परीक्षण होता है तो वो उसका शारीरिक विकास में भी सहायता करता है। मापदंड और मानक तैयार करने में भी ये सहायता प्रदान करते हैं। मानक और मानदंड का मतलब क्या है, कि कोई व्यक्ति कितनी गति से दौड़ रहा है, कितने समय में दौड़ रहा है, कितने समय में वापस आ रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या हो गई है, ये मापदंड और मानक के अंतर्गत आएंगी। फिर आप छठा पॉइंट बता सकते हैं कि खिलाड़ियों की योग्यता और क्षमताओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो खिलाड़ी हैं उनकी क्या योग्यताएं हैं, उनकी क्या क्षमताएं हैं, उनकी जानकारी एकत्रित करने के लिए भी परीक्षण, मापन और मूल्यांकन सहायता करते हैं। उसके बाद है आपका शारीरिक शिक्षा और खेल में प्रशिक्षण से पूर्व दिशा निर्देशों का उल्लेख करें। तो शारीरिक शिक्षा, आपको बताना है कि शारीरिक शिक्षा से पहले और खेल परीक्षण, जो खेल होते हैं उसमें परीक्षण से पहले कौन कौन से दिशा निर्देश दिए जाते हैं। पहला आप लोग बोल सकते हैं, परीक्षण और चयन के उद्देश्यों का निर्धारण करता है। तो आप जानते हैं कि परीक्षण और चयन के उद्देश्य जो है उनका निर्धारण करता है। मूल्यांकन और संशोधन करता है। इसके अलावा वित्तीय व्यवस्था करवाता है, उपकरणों का प्रबंधन कराता है। कोई भी जब परीक्षण होता है उससे पहले सारा उसका सेटअप करना पड़ता है, उपकरणों को वहाँ लाना पड़ता है, स्थान की व्यवस्था करनी पड़ती है, और एक निष्पक्ष और विश्वसनीयता के साथ ही हमें उन प्रशिक्षणों को पूरा करना पड़ता है। जो प्रशिक्षण है उनकी पूरी अरेंजमेंट करनी पड़ती है। तो ये सभी जो दिशा निर्देश हैं वो खेल प्रशिक्षण से पूर्व के हैं। फिर आप बता सकते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विभिन्न अस्थियों का वर्गीकरण विस्तार से समझाइए। विभिन्न अस्थियों का आपको वर्गीकरण बताना। आप जानते हैं अस्थियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। लंबी अस्थियां, आपने अपने पैर की अस्थि देखी होगी तो आप जान सकते हैं, आपने अपने हाथ की अस्थि देखी होगी तो आपको पता है, तो ये लंबी अस्थि के अंतर्गत आएगा। छोटी अस्थियां, आप अपने हाथ की अस्थियों को देखेंगे तो आपकी उंगली की जो अस्थियां हैं वो छोटी अस्थियों के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा जो कुछ कीलाकार अस्थियां भी होती हैं, ठीक है, तो कुछ अनियमित अस्थियां भी होती हैं। अनियमित मतलब जो नियमित नहीं है, जिनका जो अव्यवस्थित है। जैसे आप जानते हैं आपकी बैकबोन की जो बोन होती है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम अव्यवस्थित होती है, वो एकदम व्यवस्थित नहीं होती है। तो बहुत प्रकार की अस्थियां होती हैं जिसमें लंबी, छोटी, कीलाकार और अनियमित जो अस्थियां हैं वो शामिल हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर के विभिन्न जोड़ों का वर्णन करें। मानव शरीर के जो विभिन्न जोड़ हैं उनका आपको वर्णन करना है। पहला जोड़ है अचल जोड़। अचल जोड़ वो होते हैं जिसमें किसी प्रकार की गति नहीं होती है। फिर ऐसे जोड़ होते हैं थोड़ी गति वाले, जिसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है। फिर कुछ होते हैं काठीदार जोड़, गेंद और गड्ढा जोड़, कब्जेदार जोड़ और फिसलनदार जोड़। ये सभी जोड़ के प्रकार हैं जो आप लोग देख सकते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी लेके समझ सकते हैं। अचल जोड़, थोड़ी गति वाले जोड़, कांटेदार जोड़, गेंद और गड्ढा जोड़, कब्जेदार जोड़ और फिसलनदार जोड़। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव यांत्रिकी। जीव यांत्रिकी क्या है और जीव यांत्रिकी खेलकूद में किस प्रकार मदद करता है, यानी कि आपको यहाँ पे जीव यांत्रिकी के इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है। तो जिसके द्वारा मानव शरीर के आंतरिक और बाह्य ताकतों को, जो बाहरी ताकतें हैं, ठीक है, उनकी जांच करता है। उन क्रियाओं पर होने वाले कौन सा प्रभाव पड़ रहा है इसका पता लगाता है। इन सारी चीज़ों के माध्यम से ही वो एक जानकारी एकत्रित करता है। तो याद रखना है आपको, जिसके द्वारा मानव शरीर की आंतरिक और बाहरी ताकतों को क्रिया करते हुए जांच करता है और उन क्रियाओं के ऊपर कौन सा प्रभाव पड़ रहा है इसका अनुसंधान करना ही जीव यांत्रिकी है, ठीक है।
उसके बाद फिर आता है आपका उसका महत्व। महत्व की बात करें तो सबसे पहला है कि मानव गति के यांत्रिकी जो होते हैं, जो मानव गति के यांत्रिकी लाभ और हानि की बेहतर समझ रखते हैं। दूसरा, खेल प्रदर्शन के मापन और मूल्यांकन में सहायता करता है। तीसरा, आप बता सकते हैं खेल के लिए खिलाड़ियों के चयन में मदद करता है। इसके अलावा नई तकनीकों का चयन करता है और उनका विकास और पुरानी जो तकनीक है उसमें सुधार लाता है। आधुनिक उपकरणों का चयन करता है और विकास में सहायता करता है। इसके अलावा मुद्रा विकृति के लिए सुधारात्मक जो मुद्राएं हैं उनका भी उनके लिए भी ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से आप जैव यांत्रिकी के लाभ या महत्व बता सकते हैं। फिर बात करते हैं मनोविज्ञान के महत्व पर प्रकाश डालिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला आप लोग बता सकते हैं आत्मविश्वास में वृद्धि। तो जो मनोविज्ञान है वो खिलाड़ियों के आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, क्योंकि जब आपको सामने वाले का व्यवहार पता होगा, ठीक है, और जब आपको कोई समझ सकता है, आपके व्यवहार को कोई समझ पाएगा, तो इससे क्या होगा, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। इसके अलावा व्यवहार समझने में सहायता करता है। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो मानव के व्यवहार को समझने में सहायता करता है, और जो मानव के व्यवहार को समझ जाता है वो हर एक व्यक्ति से बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाता है, उससे बातचीत कर पाता है। इसी के अलावा खिलाड़ियों को मानसिक रूप से तैयार करता है। मनोविज्ञान जो होता है वो खिलाड़ियों को मानसिक रूप से तैयार करता है, क्योंकि वो खिलाड़ियों को पहले ही बता देता है, उसको खिलाड़ियों को पहले ही नॉलेज दे देता है कि ये प्रॉब्लम्स होती हैं इस समय। तो जब खिलाड़ियों को मानसिक रूप से वो तैयार कर देता है तो खिलाड़ी अपना बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाते हैं। इसी के साथ भावनाओं का नियंत्रण। तो जो खिलाड़ी होते हैं जब उनको मनोविज्ञान का ज्ञान होता है, इससे उनकी जो भावनाएं हैं वो अपने भावनाओं पे नियंत्रण स्थापित कर पाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हम ना कई बार बहुत इमोशनल हो जाते हैं, और इमोशनल होकर हम कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं, कुछ गलत काम कर लेते हैं। तो इमोशनल नहीं होके हमें किसी चीज़ पे हावी नहीं होना है, ठीक है। इसके अलावा खेल प्रदर्शन में बढ़ोतरी करता है। जब आपको आपके व्यवहार का ज्ञान होगा, जब आपको दूसरे के व्यवहार का ज्ञान होगा, ठीक है, तो जब आप अपनी भावनाओं पे नियंत्रण स्थापित कर पाएंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास होगा, तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगी, उसमें बढ़ोतरी होगी। और चौथा बोल सकते हैं आप तनाव में कमी। तनाव आप देखते हैं ना कि हमें क्यों होता है, जब हमारा काम नहीं होता हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और कई बार क्या होता है कि हम बहुत बड़ी छोटी-छोटी चीज़ों पे रिएक्ट कर जाते हैं, हम फिर टेंशन में आ जाते हैं। तो जब आपको अपने व्यवहार का ज्ञान होगा, आपको पता है कि कैसे हमें किस चीज़ पे नियंत्रण स्थापित करना है, तो आप कभी भी तनाव से नहीं वो हो पाएँगे। तो आपके तनाव में भी की कमी में भी सहायता करता है। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, किशोरों की समस्याओं का उल्लेख करते हुए उनके प्रबंधन का उल्लेख करें। आपको बताना है किशोरों की समस्याएँ और उनका आपको प्रबंधन करते हुए उनके जो उपाय हैं वो बताने हैं। तो फिर नेक्स्ट है शारीरिक समस्या। आप जानते हैं कि किशोर जो है वो उनका शारीरिक समस्या मतलब अलग-अलग जब उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक समस्या के रूप में इसको ले लेते हैं। कई बार जब उनका थोड़ा-सा वेट बढ़ने लग जाता है इसके लिए भी वो चिंतित हो जाते हैं। तो शारीरिक समस्या भी किशोरों के लिए एक समस्या है। आत्मनिर्भरता, ठीक है? आत्मनिर्भरता आप जानते हैं कि आज के समय में हम इतना ज़्यादा आत्मनिर्भर के लिए परेशान हो चुके हैं कि हमें लगता है हम जितनी जल्दी आत्मनिर्भर हो जाएँ, आत्मनिर्भर मतलब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएँ, हमारे पास फ्रीडम आ जाए, तो हम बहुत ठीक रहेंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम बन चुकी है कि आज के बच्चों को लगता है कि हमें हमें फ्रीडम नहीं है, हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हमें जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट होना है, और इस कारण वो लोग टेंशन में रहते हैं। इसके अलावा आप लोग बोल सकते हैं यौन संबंधी जो समस्याएँ हैं। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको यौन संबंधी समस्याएँ होती हैं, मतलब होती नहीं है इन द सेंस वो गलत चीज़ों में ऐसे पड़ जाते हैं, ठीक है? तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनको सही काउंसलिंग की जाए, इसकी नॉलेज दी जाए। फिर आप लोग बता सकते हैं कि जो किशोर होते हैं, ठीक है, वो नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं, और इन नशीले पदार्थों के सेवन से क्या होता है कि वो मतलब अपना करियर ख़राब कर बैठते हैं। आजकल आप लोग देख रहे हैं, आजकल 14, 15, 16 साल के बच्चे जो हैं वो नशीले पदार्थों के सेवन में पड़ चुके हैं, और उन पदार्थों के सेवन से क्या होता है कि हम अपने मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। जब हम अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो जब ये सिचुएशन आती है तो उस समय हम गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं, गलत काम करने लग जाते हैं, और वहीं से हमारी लाइफ़ जो है वो स्पॉइल होना शुरू हो जाती है। तो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इन सारी चीज़ों से बचिए, क्योंकि आप लोग जिस स्टेज में हैं वो सेम वैसी ही स्टेज है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है?
भावनात्मक समस्याएं, आप जानते हैं कि भावनात्मक समस्याओं से मतलब है कि आजकल क्या होता है कि छोटी-छोटी आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ बोल दिया, आप गुस्सा हो गए, आप बहुत तेज़-तेज़ रोने लग गए, आपके टीचर ने आपको शाबाशी दी, आप बहुत खुश होके दूसरों को बता रहे हैं। तो ये भावनात्मक समस्याएँ जो है यानी कि आप इमोशनली बैलेंस्ड नहीं हैं, तो आपको ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा करियर के चुनाव में आप देखते हैं कि बच्चे कितना ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं। इनफैक्ट वो 21, 22-22 साल के हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमने अभी करियर में कुछ किया ही नहीं है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो इतना परेशान रहते हैं कि ऐसा लगता है उनकी लाइफ में केवल और केवल करियर की प्रॉब्लम है। लास्ट बोल सकते हैं मानसिक समस्या। कई बच्चे ऐसे होते हैं जब उनको कोई कुछ कुछ बोल देता है, स्पेशली किशोरावस्था में ही होता है ऐसा कि आपको उन बच्चों को बोल दिया जाता है कि आप मोटे हो, आप काले हो, इस प्रकार से जब उनको कुछ शब्द बोल दिए जाते हैं, तो वो बच्चे ना मानसिक रूप से तनाव में आ जाते हैं। उन्हें लगता है किसी ने हमें ऐसा बोल दिया, हम इस प्रकार से दिख रहे हैं और किशोरावस्था के दौरान ही ऐसा होता है कि हर बच्चा अपने आप को काल्पनिक रूप में बहुत अच्छा मानता है। अच्छा, सुंदर दिखना चाहता है, लेकिन वास्तविकता में जब वो दिख नहीं पाता तो उसको बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर जो है वो देखना सहना पड़ता है। तो ये समस्याएँ हैं, इनके प्रबंधन के भी कुछ उपाय हैं, जैसे मनोविज्ञान की जानकारी सभी बच्चों को ज़रूरी है, माता-पिताओं को, शिक्षकों को कि उनको मनोविज्ञान की संपूर्ण जानकारी हो। पर्यावरण ऐसा एनवायरनमेंट उपलब्ध कराना जिसमें वो उनका अच्छे से विकास हो सके, ठीक है? वो गलत चीज़ों में ना वो हो सके, उनकी बातों को सुनना, उनको समझना, यौन संबंधी शिक्षा देना। सबसे ज़रूरी है आजकल बच्चे जब गलत चीज़ों में पड़ रहे हैं तो कहीं न कहीं ये चीज़ भी मैटर करती है कि आजकल हम उनको सही नॉलेज नहीं दे रहे हैं। उनको जिस चीज़ की जा जो चीज़ उन्हें जाननी चाहिए उसको हमें बताना चाहिए और जो यौन संबंधी शिक्षा है वो हमें ऐसे ही बच्चों को बतानी चाहिए जैसे हम अदर सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो गलत चीज़ों में पड़ने से बचें। फिर उसके बाद है व्यावहारिक शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। व्यावहारिक शिक्षा का मतलब कि आपको कैसे बिहेव करना चाहिए। टीचर को, पेरेंट्स को और भी जो फ्रेंड्स होते हैं बड़े, उनको ये सिखाना चाहिए कि बच्चों को कैसे व्यवहार करना चाहिए, ताकि जब वो कहीं कुछ व्यवहार करें और वो गलती करें तो इसका बाद में उनको गलत परिणाम ना भुगतना पड़े। भावनात्मक प्रशिक्षण देना चाहिए बच्चों को कि आपको छोटी-छोटी बातों पे नहीं जल्दी रोना है, नहीं आपको डिप्रेस होना है, नहीं आपको आक्रामक होना है, नहीं आपको आवेश में आके कुछ भी करना है। आपने देखा होगा ना जब छोटे बच्चे होते हैं, जब वो रोते हैं, वो चिल्लाते हैं तो हम उनको कुछ चीज़ देके बोलते हैं कि आपको नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करना है। तो इसी प्रकार से हमें प्रशिक्षण देना है कि आप लोग को भावनात्मक रूप से स्ट्रॉन्ग होना है। धार्मिक और नैतिक शिक्षा, हर बच्चे के अंदर धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए। धार्मिक का मतलब होता है आपको आपके कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना है। आप अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप पढ़ें, आपका कर्तव्य बनता है कि आप अच्छी पोस्ट को प्राप्त करें। इसी के साथ नैतिक शिक्षा जब आपके अंदर होगी तो आप किसी प्रकार कोई गलत काम कर ही नहीं पाएँगे। नैतिक शिक्षा का मतलब क्या होता है? चोरी ना करना, अस्तेय का पालन करना, मतलब धन चोरी ना करना, सत्य बोलना, अहिंसा ना करना, शौच कर संतोष, ये सभी की सभी जो है वो नैतिक शिक्षा है। तो जब आप इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं तो आपकी जो समस्याएँ हैं उनका प्रबंधन आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो पूरा सिलेबस है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।